News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic on Money Matters is benefits of Hindu Undivided Family or HUF. You can send your queries regarding this topic, benefits of Hindu Undivided Family or HUF, on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मनी मैटर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े यूट्यूब पर प्रसारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू अविभक्त परिवार यानी HUF के लाभ पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम से संबंधित अपने सवाल हमें आप ईमेल से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, शुरुआत करेंगे HUF। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये जानना कि इससे कुछ वित्तीय लाभ हो सकते हैं, शायद वो दूर की कौड़ी होगी। हालांकि जो व्यापारिक वर्ग है वो इसके लाभ से काफी हद तक परिचित होगा। तो सबसे पहले शुरुआत में मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है या परिचर्चा है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और इसके दायरे में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, कौन से लोग बना सकते हैं और इसके फौरी तौर पे फायदे क्या हैं। बिल्कुल अमित, देखिए समाज के, क्योंकि हमारे एक समाज की एक प्रथा रही है, एक परंपरा रही है, तो हिंदू समाज में, और हिंदू जब समाज कहते हैं तो उसको लॉ ने 4 कम्युनिटीज के लिए इसको इंक्लूड किया है, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। ये 4 कम्युनिटीज के अंदर कॉन्सेप्ट ये रहा है कि कुछ फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती है, जॉइंट फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, और जो हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में या पुश्तों में उस प्रॉपर्टीज की या उस पैसे का फायदा सभी को पहुंचे। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि आप एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी यानी एक और व्यक्ति के प्रकार से आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है, एक एंटिटी आप बना सकते हैं, और उस में जो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टीज हैं या उसका धन है वो आप उस HUF के नाम के अंडर बचा सकते हैं और उसको वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यानी आप एक इंडिपेंडेंट, जैसे मान लीजिए मुझे अपने पिताजी से या दादाजी से कुछ प्रॉपर्टी मिलती है जो मैं अपने बच्चों में चाहता हूं बटे, या उनका हक है, वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनको मिलना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी मैं अपने इंडिविजुअल नाम में न रखकर एक HUF बनाता हूं, और HUF जो है वो कंपनी की तरह बनती है। इसको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही एक मेल मेंबर शादी करता है तो एक्चुअली में तो HUF तभी ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, लेकिन उसको लीगल जामा पहनाने के लिए हमें उसकी एक HUF की डीड होती है, HUF की डीड लिख सकते हैं हम, उसका हम पैन नंबर यानी एक इनकम टैक्स में अलग उसकी आइडेंटिटी पैन नंबर हम अप्लाई कर सकते हैं, और उस पैन नंबर के बेसिस पे हम एक अलग बैंक में खाता भी खोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज को भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो HUF जो है वो एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो एक फायदा तो हो गया कि जॉइंट प्रॉपर्टीज या जॉइंट एसेट्स को हम इकट्ठा रख करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि हम उसके अंदर टैक्सेशन का बेनिफिट होता है, जैसे उसका टैक्स असेसमेंट भी बिल्कुल अलग होता है और उसके अंदर काफी टैक्स बेनिफिट्स हैं जो हमको मिलते हैं। तो पुनीत, मोटे तौर पे जो आपने बात कही उसका अगर मैं उसको समझूं फौरी तौर पे कि ये एक इस तरह से अगर हम आय कर के माध्यम से अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो आयकर के माध्यम के लिए ये एक अलग व्यक्तिगत आयकर की एक संस्था है जिसमें हित लाभ, जिसको जो लाभार्थी हैं वो एक से ज्यादा हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं है, लेकिन एक लोगों का समूह है जिसमें कुछ जो पुरानी जो पैतृक संपत्ति है या पैतृक व्यापार है जिसके लाभ इसमें आते हैं, जिसके हकदार सभी लोग बराबरी पे होंगे जो उस HUF फैमिली के सदस्य होंगे
इसके जो रूपरेखा है उसको बनाने के लिए जिस तरह से बनाता है कि इसकी एक डीड बनाई जाती है, तो वो किस तरीके से लाभ बटेगा या किस तरह से कार्यान्वयन होगा उसके बारे में वो डीड लिखी जाती है। और आयकर के लिए ये एक व्यक्तिगत अलग से संस्था होगी जिसमें जो व्यक्तियों को लाभ मिलते हैं आयकर में वही लाभ इसमें भी लागू होंगे। और जो व्यक्ति हैं वो एक परिवार के सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए, इसमें मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि वो एक सिंप्लीफाई होगा। जब मैं जैसे जिस दिन मेरी शादी हुई और एक पत्नी हुआ तो एक परिवार की अलग यूनिट हो गई। हालांकि मैं अपने और जो मुझे अपने परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी, मान लीजिए मुझे पैतृक प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, वो प्रॉपर्टी मैं अपनी HUF में रख सकता हूं। और जब मेरे बच्चे होते हैं या उनके बच्चे होंगे आगे, तो जो जॉइंट प्रॉपर्टी हमारी फैमिली की होगी उसके वो बराबर के हिस्सेदार होंगे जी। और जो भी उसकी आमदनी होगी इस जॉइंट प्रॉपर्टी से वो सभी मेंबर्स को बराबर में बटेगी। तो इसका लक्ष्य यही है कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी, और पहले इसमें बेटे और बेटियां दोनों ही जो भी बच्चे होते हैं उन दोनों को समान हक होता है। 2005 से पहले बेटियां शादी के बाद इसमें इंक्लूड नहीं होती थी, लेकिन अब लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के बाद और सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर आए हैं इस बारे में, बेटियां भी शादी के बाद भी वो अपने फादर की HUF में सक्रिय सदस्य बने रह सकते हैं, सक्रिय सदस्य रहते हैं और बराबर का हक रहता है पैतृक प्रॉपर्टी में। If you look at it more simply, is it not a constructive trust whereby joint family members actually put in or pull in their resources, which includes cash and kind, movable, immovable property, and this is both self-acquired and ancestral property for the use of the Hindu undivided family, but also for tax purposes, because the government of India has to recognize it as an entity. Once you constitute the assets of the HUF, you also derive income, and on that income you pay income tax, which is why you have a PAN number. Isn't that true? Absolutely. Isn't it more of a trust than a company per se? So it's not a company. You're absolutely right. This is more of a family trust actually, and therefore it is kind of an association of persons. It is not an AOP. Again, under law, it is a legal person. So it is not an association. It is not even not a trust. It is not even not a company by far. It is like an individual entity. It is treated as a person, so it can do everything that a legal entity can do. So as a HUF can buy a property, keep it in its own name, and we must remember that in HUF, because it is a group of people of one family, they are represented by the eldest male member of that family. The Karta. The Karta. He's called the Karta. And all the authority of signing the documents, executing all the work is with the Karta of the family. And Karta usually is the eldest male member. Now, of course, if the eldest male member is, something happens to him, he passes away, then the next eldest member, male member can be there. And now law allows that in case other co-partners agree, then the eldest lady member, female member, can also be the Karta. Even the junior most male member can become the Karta with the consent of all the other male members. But I mean, if you look at a typical trust under the Indian Trust Act, you have a board of trustees who are administering the property for a beneficiary. In this case, it's a family here. So isn't the Karta like a board of trustee along with other responsible members in the family who are managing the property for the benefit of the entire household? For this matter, the Hindu undivided family. So in case of trust and HUF, there is one difference. All the decisions, while for trust, the board of trustees have to pass decisions by majority. In case of HUF, the Karta is the sole decider. The Karta decides what they have the authority to decide whatever they believe is in the benefit of the family. Only I must draw one, and the Karta can also transfer assets to the HUF. So, personal assets also can be transferred to the HUF for the benefit of the whole family. One thing I must point out here is that in case of you transfer a property once to the HUF, then it becomes a joint property for all members of the HUF. The Karta cannot take that property back. So if I make a contribution to my HUF, then I will lose sole control or sole beneficial ownership of that property. It becomes the joint property of all my family members. But you can demand a partition also later, then it's no longer a Hindu undivided family but a Hindu divided family. So that is when you want to dissolve. So one of the members of the co-partners of the HUF can demand
that the property should be sold and HUF should be dissolved, and then all the members get equal part of that property. That is the process of dissolution of the HUF. But initially, if somebody contributes, suppose I contribute my funds to it, then I cannot claim them back. They become part of a joint family. पुनीत, हमने अभी अपने श्रोताओं को ये तो समझाया आपने बहुत ही सरल शब्दों में कि HUF के मायने क्या हैं, किस तरह से बनाई जाती है और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, आयकर के माध्यम से या कर देता के माध्यम से इसमें इसकी एंटिटी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। अब चूंकि हमारा आज का जो विषय था वो सीधे सीधे बताता था HUF के फायदे या लाभ के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फौरी तौर पे क्या फायदे हैं इसके, क्यों बनाना चाहिए और कौन कौन से लाभ इसके अंतर्गत नैसर्गिक तौर पे आयकर के माध्यम से या अन्य लीगलिटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दो इसके मुख्य फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि जो बहुत कई जॉइंट फैमिलीज हैं और कई बच्चे हैं और वो बाहर रहते हैं, और लेकिन उन फैमिलीज की जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं। अब होता यह है कि उस जॉइंट प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसके कुछ खर्चे भी होते हैं, तो कोई भी फैमिली का एक सिंगल मेंबर उसको मैनेज नहीं कर पाता या उसको मैनेज करने में उसको बहुत परेशानी होती है। HUF का वो माध्यम है कि हम जो बड़ी जॉइंट फैमिलीज हैं उनकी जो कंबाइंड एसेट्स हैं, मान लो पैतृक घर है, एंसेस्ट्रल हाउस है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, शेयर्स हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट है, वो सब एसेट्स जो हैं वो आप एक एंटिटी के नीचे आ जाती हैं। उसका जो कर्ता, जैसे हमने पहले बात करी कि उसका एक कर्ता होता है जो उसको मैनेज करता है, उसके सारे अधिकार होते हैं उसको मैनेज करने के, और वो अपना कार्य करने के लिए सैलरी भी ले सकता है। तो कर्ता HUF से उसको मैनेज करने की सैलरी ले सकता है, वो सैलरी दूसरे मेंबर्स को भी दे सकता है। तो उसका खर्चे जो होते हैं, और इनकम टैक्स के तहत यदि देखिए मैं इंडिविजुअल हूं और मुझे सारी आमदनी आती है, तो मैं उसके सामने खर्चे उसका क्लेम नहीं कर पाता, मैं आमदनी के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन HUF में ऐसा नहीं है। HUF में जो आमदनी आप, क्योंकि उसको हमने जैसे कहा कि कुछ हद तक अर्जुन ने कहा वो ट्रस्ट है, कुछ हद तक वो कंपनी की तरह ऑपरेट करता है, तो जो भी आमदनी होती है HUF की, उसमें से HUF के जो खर्चे हैं, चाहे वो सैलरी है कर्ता की या दूसरे मेंबर्स की या वो दूसरे खर्चे हैं उनके, वो अब खर्चे काट करके जो आमदनी बचती है उसी के ऊपर टैक्स लगता है। तो दो फायदे हुए, एक तो ये हुआ कि एक अलग एंटिटी है, उस एंटिटी को टैक्स की जो बेनिफिट्स हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो सारी अलग मिलती हैं। साथ ही वो एंटिटी एक बिजनेस की तरह ऑपरेट भी करती है, जहां पर एक्सपेंसेस को, वो जो खर्चे हैं उनको काट करके उस बाकी आमदनी पर उनको टैक्स लगता है। तो ये एक काफी सुविधाजनक तरीका है जॉइंट प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का, और बहुत टैक्स एफिशिएंट है। जैसे मैंने कहा कि भाई टैक्स एग्जम्पशंस भी हैं और खर्चे भी आपको उस पर पूरे ले सकते हैं। जो आपने टैक्स एग्जम्पशंस की बात करी, मतलब जो आयकर में जिस तरह की छूट की बात आपने बताई, तो इसमें छूट क्या एक व्यक्तिगत आयकर धारक को जो छूट प्राप्त है वही सारी छूट प्राप्त है, या उसके अलावा कुछ ज्यादा है या कुछ कम है? नहीं, बिल्कुल जो इंडिविजुअल, जो एक सिंगल एंटिटी को, जो इंडिविजुअल एंटिटी को टैक्स की लिमिट्स मिलती हैं, एग्जैक्टली वही असेसमेंट होती है, उसी प्रकार से होती है, उतनी आपको एग्जम्पशन। मतलब 80C में भी उसमें है, उसमें 80D भी है, 80C 80D। इनफैक्ट HUF जो है वो मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकती है, HUF मेंबर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकती है, मेंबर्स की PPF में कंट्रीब्यूशन भी कर सकती है। तो ये सब सुविधाएं HUF को उपलब्ध हैं, तो इसलिए उसका बहुत फायदा रहता है। So, effectively it is like a hybrid between a sole proprietorship and a trust organization. But really, if you look at the formation of the Hindu undivided family in the joint family system, which was the case early, at least pre-partition, then under the Hindu law itself, which is personal law and the Succession Act that came later, then there were also more than one marriage allowed for Hindus. There were, in fact, you could have two wives if you wanted, and as a result, you had to create Hindu undivided families from the Kopasna belt. Isn't that the reason why you have the HUF system? Actually, the HUF system, you're right. I mean, it actually came because of these historical issues. And when families were really large, I mean, there were members who were, each family would have 15, 20 members and sons and daughters. And it was very difficult to divide properties between them. And therefore, HUF was originally conceived. Fortunately, in today's day and age, the families are not that large. They are simpler. But I think even then, it is very convenient to put your, as a father, if I want to leave something for my children for legacy purposes and for them to benefit, it is very instead of dividing the property between different, and how do I divide let's say property? So this is a very convenient way of putting that property in HUF and making my children benefit from it
for all times to come. In fact, HUFs have been known to contribute for 3-4 generations. So there are sons, daughters, and the good thing I think about HUF is that daughters have now been given equal right as sons in the HUF. Earlier HUF, before 2005, daughters had very limited rights. But after 2005, daughters have equal rights. Even after their marriage, they remain a member, a co-partner of the HUF. Well, we are listening to Money Matters on our News on Air official YouTube channel. Today's topic is benefits of the Hindu Undivided Family, or HUF, with our expert Shipuni Jain. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे आज हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू अविभक्त परिवार के लाभ के बारे में, जिसमें हमारे विशेषज्ञ ने अभी बताया कि हिंदू अविभक्त परिवार को आयकर के माध्यम से भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक फायदा नहीं है जिसके लिए बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पैतृक संपत्ति हैं, जिसका आपको एक तरीके से देख रेख करनी है, उसके खर्चे जो हैं वो किस तरीके से मीट आउट होंगे या उसका देखभाल होगी, वो सारी चीजें हिंदू अविभक्त परिवार यानी HUF बना के पूरा किया जा सकता है। पुनीत, आप इस बारे में अब और किस तरीके से इसको बनाएं? आपने बताया कि इसको बनाने के फौरी तौर पे फायदे हैं, आयकर का एक बहुत बड़ा फायदा है, सेम उसी तरीके का फायदा है जिस तरीके का एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्तिगत करदाता को जो लाभ मिलता है, वही सारे लाभ हिंदू अविभक्त परिवार यानी HUF को भी प्राप्त हैं। आपने ये भी बताया हमें कि इसमें जिस तरीके से ATC, ATD या अन्य तरीके के जो कर लाभ हैं वो भी पूरी तरीके से प्राप्त होते हैं। अब इसमें बनाने का जो उद्देश्य था वो हमको समझ में आ गया, बनाने के जो फौरी फायदे थे वो भी समझ में आ गए, और किस तरीके से लाभ हैं जिसको इस तरीके से बना के उठाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पहले इसको बनाया कैसे जाता है और कैसे एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। तो इसमें जैसे मैं मान लीजिए अपने पिताजी की HUF का मेंबर हूं जी, उन्होंने भी HUF बनाई और मैं उसका मेंबर हूं, मैं उसका मेंबर रहूंगा, और जैसे ही मेरी शादी होगी, देखिए एक अनमैरिड व्यक्ति HUF नहीं बना सकता। HUF मैं अपने नाम से बना सकता हूं मेरी शादी के बाद ही, क्योंकि तभी मेरी आगे परिवार चलेगा। तो जैसे ही शादी होती है, लीगली HUF तभी एग्जिस्टेंस में आ जाता है, लेकिन आपको उसके बाद मैं एडवाइस ये करूंगा सभी को कि वो HUF डीड, हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको एक किसी वकील से एडवाइस लेकर के एक HUF डीड का गठन करना चाहिए, HUF डीड बनानी चाहिए, क्योंकि HUF डीड में ना सिर्फ उन दोनों की अपनी मेंबरशिप, जो उनके आने वाले बच्चे हैं, यहां तक कि जो बच्चे कोख में हैं और अभी वो पैदा नहीं हुए, वो भी HUF में मेंबर माने जाते हैं, उसके को पार्टनर माने जाते हैं। तो आप पूरा उसमें लिख सकते हैं डीड में कि वो कैसे HUF चलेगी, कैसे काम होगा, उसके ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है। HUF डीड बनाना बहुत जरूरी काम है। HUF डीड बनाने के इमीडिएटली बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन नंबर के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको वो पैन नंबर मुहैया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और उस पैन नंबर के आधार पर आपको बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। तभी आप एक जो जिससे मैं कहूंगा कि एक साउंड, लीगली साउंड और एक ऑपरेशनल HUF के गठन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शादी के इमीडिएटली बात कीजिए, शादी के कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं। आप कभी भी ये डीड कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्टिवनेस में कोई उसका तकलीफ नहीं है। और दोनों, और मैं ये बताना चाहूंगा साफ, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है, मेरा अपना HUF भी चल रहा है मान लीजिए, और मैं अपने पिताजी की HUF का भी दोनों मेंबरशिप आपकी साथ रहती है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और ऐसा भी हुआ है कि एक बेटा है, उसकी अपनी HUF चल रही है, और पिताजी की डेथ के बाद वो पिताजी के नाम से जो HUF चल रही है उसका भी करता रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जिसने HUF कॉन्स्टिट्यूट की, मान लीजिए XYZ ने HUF कॉन्स्टिट्यूट की और उनके परिवार के नाम वो एक एग्जिस्टेंस बनी, और मान लीजिए उनकी डेथ हो गई, तो वो HUF बंद नहीं होती, वो HUF चलती रहेगी। उनके बच्चों, सन्स, ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंड सन्स, यानी 4 पीढ़ी तक वो आराम से चल सकती है एंटिटी, और उसको पूरा इंडिपेंडेंट काम चलता रहेगा, वो बाइंड अप नहीं होती बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द कर्ता। अच्छा पुनीत, अब आपने बहुत अच्छी तरीके से बात बता दी कि ये किसी जो HUF हिंदू अविभक्त परिवार के किसी भी सदस्य के न रहने पर खत्म नहीं हो जाती। जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पे इसके सारे आयकर के लाभ मौजूद हैं, क्या उसी तरीके से HUF
किसी फर्म की प्रोप्राइटर हो सकती है, एक सवाल। दूसरा, क्या किसी कंपनी में हिस्सेदारी यानी शेयर खरीद सकती है या उसके डायरेक्टर बन सकती है? क्या इस तरीके के अन्य लाभ भी जो हैं वो HUF का कर्ता होने के नाते कोई प्राप्त कर सकता है या HUF के नाते एक जो फर्म है वो पूरे उठा सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल, HUF जो है वो एक लीगल एंटिटी की तरह है। किसी कंपनी के शेयर धारक भी हो सकते हैं, किसी कंपनी को के अंदर पार्टनर भी बन सकते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी बन सकते हैं और खुद वो अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी चला सकती है एक प्रकार से। बिकॉज HUF, जैसे मैंने बताया कि खर्चे भी क्लेम कर सकती है, तो वो एक प्रोप्राइटरशिप की तरह ही कर्ता के द्वारा वो चलाई जाती है। लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप और भी बना सकती है। तो ये सारे लाभ आपको बहुत फ्लेक्सिबल मिलता है। तभी अर्जुन ने जो बात कही थी, मैं उसको एक अंडरलाइन दोबारा से करना चाहूंगा कि एक हाइब्रिड है ये। कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, इन सबका सभी के फायदे मिलकर के HUF में हमको इकट्ठा वो सारे फायदे मिलते हैं। So when we talk about a hybrid form of organization of family members, as you just mentioned here, along with the benefits, there must be a liability. I mean, can an HUF take a loan and thereby incur the liability of having to repay, having the property foreclosed if they default on that loan? What is the liability of members? Is this another layer which actually is a sort of a limited liability in a company where you don't have to really bear the liability of an individual, but you can have the cover of HUF? So Arjun, of course, is thinking beyond the obvious benefits. Yes, HUF can take loans. It has its own liabilities. And like you say, it is a limited liability because the co-partners or the members are not liable for the liabilities of the HUF. They are only beneficiaries of the assets of the HUF. So there have been cases where HUFs have defaulted on loans or the assets have been And Karta is a person who has actually entered into that obligation. The Karta can do that. And because Karta is working like a, you can say, the authorized person who operates there. But the liability does not fall on him. He is only liable to operate that. So there have been cases of misuse of HUF benefits. But I would say that most cases that I have seen, HUFs have been extremely beneficial, except for the only fact I'll underline again, and because people must appreciate this, once you have committed a property or funds to HUF, then those become equally distributable among members. It cannot be undone. मैं अब एक बार अपना प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ HUF में, तो वो सभी का उसमें बराबर हिस्सा होगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वापस एज अ कर्ता मैं वापस ले सकूंगा HUF से. But if there's settlement between the members that one gets a higher share as compared to the other, then it can be settled along those lines? Yes. So there have been cases where you can, one member can ask for partition. In fact, some in cases, particularly in cases of married daughters have been known to take their share of property and then their names are deleted from the HUF. That also can be done. They can take their portion of the wealth and they can then not be a part of the HUF. And important implications under the Hindu Succession Act when you are succeeding to property on the death of a co-partner? Yes, you can do that. So if the co-partner does not have a legal heirs, then of course his or her does not have a will. Then it passes on to the other co-partners. And then amendments have been carried out, and now that women are also recognized co-partners for the under the Act itself, the Amendment Act. I think that it's been a very important amendment. First in 2005, then there have been legal judicial announcements in 2015-16. There were court cases that now daughters have equal rights. In fact, I must underline the fact that wives are members of the HUF. They automatically become members of the HUF, but they don't become co-partners. Co-partners are people who can force a partition of HUF. So while daughters in their father's HUF are co-partners, but in their husband's HUF, they are only members. They cannot force a partition in their husband's HUF. पुनीत, श्रोताओं की जानकारी के लिए अगर मैं पूरी परिचर्चा को अगर समाप्त या उसका सार निकालना चाहूं तो मैं वापस से बताना चाहूंगा. कहीं अगर मेरा कुछ अंतरण में गलत हो तो आप जरूर उसमें सुधार कीजिएगा. HUF एक व्यक्तिगत अलग तरीके से समूह है जिसका क्रियान्वयन किया जा सकता है. इसको सभी आयकर से संबंधित सारे वही लाभ प्राप्त होते हैं जो एक व्यक्तिगत करदाता को प्राप्त होते हैं. इसका अलग से पैन नंबर, अलग से बैंक अकाउंट, सभी कुछ इसका अस्तित्व में होता है. यह एक पारिवारिक सदस्यों का समूह है जो जिसमें पैतृक संपत्ति या उससे संबंधित व्यापार या अन्य चीजें, सब चीजों का इसमें शामिल है. पुनीत, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद अमित. And before we close, tomorrow's topic on Money Matters is trading in futures in the stock market. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.